नमस्कार। चलिए आज पर्दा उठाते हैं उस जादू से जो हमारे फोन और लैपटॉप को इतनी रॉकेट जैसी स्पीड देता है। हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के उन 3 मुख्य स्तंभों को समझेंगे जो स्पीड का पूरा खेल डिसाइड करते हैं। कभी सोचा है कि हाथ में रखा हुआ एक छोटा सा स्मार्टफोन एक पूरे कमरे जितने बड़े पुराने सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट कैसे हो सकता है? आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ रॉ पावर में नहीं बल्कि स्मार्ट डिजाइन में है, एक बेहतरीन आर्किटेक्चर में। तो आज के इस सफर में हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले सीपीयू का कमांड सिस्टम, फिर मेमोरी का चक्रव्यूह, उसके बाद टीम वर्क के नियम और आखिर में कंप्यूटर्स का सोशल नेटवर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के दिमाग से यानी सीपीयू से। आखिर ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझता कैसे है? यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच, 2 अलग डिजाइन फिलॉसफीज काम करती हैं। इसको समझने के लिए ना एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए RISC आर्किटेक्चर में आप हर चीज अलग-अलग ऑर्डर कर रहे हैं। एक रोटी, एक दाल, फिर एक सब्जी। हर कमांड बिल्कुल सिंपल और सीधा है। और दूसरी तरफ है CISC। ये ऐसा है जैसे आपने सीधे-सीधे एक थाली ऑर्डर कर दी, एक ही कमांड में सब कुछ आ गया। तो एक तरफ है सिंप्लिसिटी और दूसरी तरफ एक कॉम्प्लेक्स पावर। अब थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। RISC में इंस्ट्रक्शंस की लेंथ फिक्स्ड होती है, जैसे 32 बिट्स। इससे सीपीयू के लिए उन्हें डिकोड करना यानी समझना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, एक काम को करने में थोड़े ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लग सकते हैं। वहीं CISC में इंस्ट्रक्शंस की लेंथ चेंज होती रहती है, 1 से 18 बाइट्स तक। इससे प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन सीपीयू के लिए डिकोडिंग का काम काफी मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये उठता है, स्पीड और एफिशिएंसी के लिए क्या बेहतर है? सीपीयू को सिंपल और फास्ट इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए या एक ही बार में कॉम्प्लेक्स और पावरफुल? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक सुपर फास्ट सीपीयू का भी क्या फायदा अगर उसको डेटा के लिए हमेशा इंतजार करना पड़े? और बस यहीं से शुरू होता है मेमोरी का चक्रव्यूह। कंप्यूटर की मेमोरी को एक स्टूडेंट की लाइफ से समझते हैं। सबसे पहले है रजिस्टर्स, जो सीपीयू के दिमाग में चल रहे थॉट्स की तरह हैं, सुपर फास्ट। फिर आता है L1/L2 कैश, जो उसकी स्टडी डेस्क पर रखी नोटबुक जैसा है, बहुत तेज। उसके बाद है मेन मेमोरी या रैम, जो कॉलेज की लाइब्रेरी जैसी है, काफी बड़ी और तेज। और आखिर में है स्टोरेज, जैसे SSD या डिस्क, जो शहर की सेंट्रल लाइब्रेरी की तरह है, सबसे बड़ी, लेकिन वहां से कुछ लाने में टाइम लगता है। यही है मेमोरी हायरार्की। और फिर आता है एक जादू जिसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये कंप्यूटर को एक इल्यूजन देता है, एक भ्रम, कि उसके पास जैसे अनंत रैम हो। असल में ये पर्दे के पीछे जरूरत पड़ने पर डेटा को स्टोरेज से रैम में लाता ले जाता रहता है और प्रोग्राम को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो अब ये सोचिए, स्पीड, साइज और कीमत के बीच एक सही बैलेंस बनाने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को इन अलग-अलग लेवल्स में ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है। अब हम आ गए हैं अपने तीसरे स्तंभ पर, टीम वर्क। मतलब कंप्यूटर के अलग-अलग हिस्से आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं। यहाँ पर काम को बांटने के नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं। देखिए, काम करने के 2 मेन तरीके हैं। एक है कंट्रोल फ्लो, जो बिल्कुल एक रेसिपी बुक की तरह है। पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, एक के बाद एक। दूसरा है डेटा फ्लो मॉडल, जो एक बुफे पार्टी जैसा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी डिश पहले बनी, जैसे ही कोई डिश तैयार है आप उसे उठा सकते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन तभी चलेगा जब उसका डेटा रेडी हो। और ये टीम वर्क चलता है डिपेंडेंसीज पर, यानी एक काम का दूसरे पर निर्भर होना। इसे चाय बनाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, डेटा डिपेंडेंसी, चीनी डालने के लिए चाय का बनना जरूरी है। दूसरा, रिसोर्स डिपेंडेंसी, अगर स्टोव एक ही है तो पानी और दूध एक साथ नहीं उबल सकते। और तीसरा, कंट्रोल डिपेंडेंसी, अगर बारिश हुई तभी छाता ले जाने का डिसीजन लिया जाएगा। तो अगर हम एक प्रोग्राम को पैरेलल में यानी एक साथ कई काम करके बहुत फास्ट चलाना चाहते हैं, तो इन डिपेंडेंसीज में से किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? और अब आते हैं इसके अगले हिस्से पर, कंप्यूटर्स का सोशल नेटवर्क। आखिर कंप्यूटर के अलग-अलग पार्ट्स आपस में इतनी स्मूथली कम्युनिकेट कैसे करते हैं? यहाँ भी 2 तरह के नेटवर्क्स हैं। एक होते हैं स्टैटिक नेटवर्क्स, जो एक रेलवे ट्रैक जैसे हैं, रास्ता बिल्कुल फिक्स्ड है, पहले से डिसाइड हो चुका है। जबकि डायनामिक नेटवर्क्स शहर की सड़कों जैसे हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल्स और बदलते हुए रास्तों के हिसाब से कनेक्शंस ऑन द फ्लाई बनाए जाते हैं।
अलग अलग नेटवर्क डिजाइन्स यानी टोपोलॉजीज को इस टेबल से आराम से समझ सकते हैं। जैसे रिंग टोपोलॉजी एक सर्कुलर मेट्रो लाइन की तरह है, सस्ती है पर एक जगह ब्रेक हुआ तो पूरी लाइन बंद। फिर है मैश टोपोलॉजी, शहर के रोड ग्रिड जैसी, महंगी है पर बहुत रिलायबल क्योंकि कई ऑल्टरनेटिव रास्ते होते हैं। और हाइपोक्यूब ये एक मल्टी डायमेंशनल ग्रिड है, सबसे महंगा पर उतना ही ज्यादा भरोसेमंद भी। तो सोचिए, अगर एक सुपर रिलायबल डेटा सेंटर बनाना हो तो रिंग और मैश टोपोलॉजी में से कौन सा डिजाइन बेहतर रहेगा, और सबसे जरूरी ऐसा क्यों? तो चलिए एकदम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं स्पीड के 3 स्तंभों का। पहला, स्मार्ट कमांड्स यानी रिस्क और CISC का फर्क। दूसरा, स्मार्ट मेमोरी यानी स्पीड, साइज और कॉस्ट को बैलेंस करने वाली हायरार्की। और तीसरा, स्मार्ट टीम वर्क, जिसमें हमने डिपेंडेंसीज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को समझा। तो इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ स्पीड स्पीड और स्पीड नहीं है। नहीं, ये एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें एफिशिएंसी, पावर कंजम्पशन और कॉस्ट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस, एक सही संतुलन ढूंढना पड़ता है। इन बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझना एक तरह से खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाने जैसा है, क्योंकि कल की टेक्नोलॉजी, चाहे वो AI चिप्स हों या क्वांटम कंप्यूटर्स, वो सब इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बनेंगी, इन्हीं नींव के पत्थरों पर खड़ी होगी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग के आने वाले दौर में स्पीड का ये चौथा स्तंभ क्या हो सकता है? इस पर जरूर सोचिए।